क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस का जो मेंस 2025 का है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और हमारे चैनल के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल पेपर है 5 और 6 ये हम करा रहे हैं। आज का जो पेपर है 5-6 है और 5-6 में याद रखिएगा जो क्वेश्चन सारे हैं सब माइंड मैपिंग के आधार पर है और मैपिंग और साथ में पॉइंट के आधार पर सारे क्वेश्चन हम करेंगे। कहाँ किसकी जरूरत है ये मैं आपको बताऊंगा। मैपिंग और जो है जब हम डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो हम सारी बातों को लिख सकते हैं। एग्जामिनर को जो है चेक करने में आसानी होती है और साथ में जो है नंबर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जो है हमें अच्छे से इसको देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको जो है इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहेगी। तो याद रखिएगा जो 5 और 6 पेपर है हम बिल्कुल जो है टॉपिक वाइज आपको एक एक जो है क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं। आप कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप एग्जाम वेब पे मिल जाएगा, तो उसका लिंक जो है हम डाल दिए हैं आपके जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो स्पेशल पेपर है, आज का जो टॉपिक है इसमें हम उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के कौन कौन से स्रोत हैं, सिंचाई जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं वो कैसे काम करती हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कहाँ कहाँ पर जो है प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, सरकार के क्या प्रयास हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, हम एक एक अलग अलग क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई सबसे अधिक होती है और नलकूप सिंचाई अधिक होती है, तो क्यों होती है, उसके पीछे ज्योग्राफिकल कारण क्या है, हम सबकी चर्चा एक एक करके पॉइंट में बिल्कुल करेंगे, ठीक है। जो पहला आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, पहला जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के महत्व को संदर्भित करें। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका क्या महत्व है, उनके बारे में हमें जानना है। तो आपको पता होगा इसका नाम बहुउद्देशीय इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके एक उद्देश्य नहीं होते हैं, इसके कई उद्देश्य होते हैं। जैसे बाढ़ को नियंत्रित करना, जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, मछली उत्पादन के लिए, पर्यटन के लिए, इसके अलावा पानी को स्टोर करके सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इससे बिजली का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा इसीलिए इसको नाम क्या है, बहुउद्देशीय, अर्थात इसके एक से अधिक उद्देश्य हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं का महत्व क्या है। तो जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या बताएंगे, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट जानना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा आप उसमें लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर के प्रारूप की बात करते हैं तो सबसे पहले आप भूमिका बताएंगे। तो भूमिका में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताना है कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। फिर हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का हमें विवरण देना है और फिर उनका हमें क्या बताना है, महत्व बताना है, और लास्ट में हम क्या दे देंगे, निष्कर्ष दे देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट में हम चलेंगे बिल्कुल और आपको एक एक चीज हम आपको बताते चलेंगे। याद रखिएगा हम यहाँ लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं से पिछले एक वर्ष में, अर्थात अगर देखा जाए तो जो है 501 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा ये बिजली उत्पादन के बहुत बड़े केंद्र होते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक उत्तर प्रदेश का मैप बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके हम आपको यहाँ पर मैप पे दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका ये रामगंगा परियोजना जो रामगंगा नदी पर है, इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। पूर्वी यमुना नहर जो याद रखिएगा ये आपका जो है जो बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद तक की सिंचाई के लिए ये पूरा जिम्मेदार है। राजघाट बांध याद रखना झांसी, इसके आसपास बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए जाना जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना से याद रखिएगा हमीरपुर और महोबा इन क्षेत्रों में सिंचाई को जो है
प्राथमिकता दी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रिहंद परियोजना आपको याद रखिएगा सोनभद्र क्षेत्र में है। और इसके अलावा अगर बात की जाए शारदा परियोजना, तो शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, याद रखिएगा शारदा नहर है। तो शारदा परियोजना बहुत बड़ी परियोजना याद रखिएगा, जिससे अगर देखा जाए तो अवध और आपका तराई क्षेत्र से लेकर के और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ तक की सिंचाई के लिए याद रखना शारदा नहर ही जिम्मेदार है। तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और याद रखना इससे कई छोटी छोटी नहरों का ब्रांच निकाला गया है जिससे सिंचाई होती है तराई और अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा हम एक मैप बना करके पहले हम उसको दिखा देंगे, तो ये जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी प्रभावशाली हो जाएगा आपका। फिर हम चलेंगे, अब आते हैं एक एक परियोजनाओं के। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहली जो परियोजना है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह रिहंद बांध पर स्थित है, रिहंद नदी पर है जो कि सोनभद्र में है। तो आपको पता होगा गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर कृत्रिम झील बनाई गई है सोनभद्र में, जो याद रखना बल्लभ पंत झील उसका नाम है। और याद रखना वहीं पर याद रखना रिहंद नदी उसी झील से होकर के बहती है, तो वहां रिहंद बांध बनाया गया और रिहंद याद रखिएगा सोन की सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है वहीं पर याद रखना ये परियोजना बनाई गई है, वहां आसपास में बिजली का उत्पादन होता है, सिंचाई होता है, उससे मछली उत्पादन होता है, पर्यटन के लिए भी याद रखना ये जिम्मेदार है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल काम यहाँ पर होते हैं, तो हम इसका विवरण देंगे। दूसरा है बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य चलाई जा रही है। तो बेतवा नदी पर कई परियोजनाएं हैं, जैसे माता टीला बांध है, जैसे आपका राजघाट बांध है, लक्ष्मीबाई बांध है, बहुत सारे बांध है, परीक्षा बांध है, हम सबके बारे में यहाँ बताएंगे जो बेतवा नदी पर है और उनसे सिंचाई होती है। इसके अलावा गंडक परियोजना, याद रखिएगा गंडक नदी उत्तर प्रदेश और आपका बिहार की सीमा बनाती है। तो गंडक नदी के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां से याद रखिएगा जो है बिहार की ओर नहरें गई हैं, और जो गंडक नदी से पश्चिमी क्षेत्र है वहां से उत्तर प्रदेश की ओर नहरें आई हुई हैं। तो याद रखिएगा गंडक परियोजना भी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के मध्य स्थित है, और याद रखना इससे बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। तो देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में जो सिंचाई होती है उसके लिए याद रखिएगा गंडक परियोजना उत्तरदायी है, तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं रामगंगा परियोजना। आपको पता होगा रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना बनाई गई थी जो बिजनौर के जो है कालागढ़ में स्थित है। तो इससे भी बिजनौर और आपका जो है उस पूरे क्षेत्र में जो सिंचाई होती है। गोकुल बैराज क्या है, यह यमुना नदी पर बनाया गया है, जो है मथुरा के निकट बनाया गया है, जहां से पूर्वी नहर निकाली गई है। बहुत सारी नहरों का यहाँ पर विकास किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महोदा बांध याद रखना, यह हमीरपुर में बिरमा नदी पर बनाया गया है, छोटा है लेकिन उस क्षेत्र में बुंदेलखंड के लोगों के लिए बड़ा महत्व है इसका। इसके अलावा माता टीला बांध मैंने बताया था, इसका विकास बेतवा नदी पर किया गया है और इससे भी बुंदेलखंड में सिंचाई होती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो इसी क्षेत्र में अर्जुन बांध बनाया गया जो महोबा की अर्जुन नदी पर स्थित है। तो यहाँ के आसपास क्षेत्रों में सिंचाई होती है। बुंदेलखंड में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन चूंकि वहां पर जो है पानी की जो स्रोत है वो केवल वर्षा पर आधारित है, इसीलिए यहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं थोड़ा सफल कम हो पाई हैं, ठीक है। अब आते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के महत्व की अगर चर्चा करें तो सारे क्वेश्चन को मैंने बताया था पॉइंट में हमें देखना है, पॉइंट में देख करके हमें अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहला है आपका कि पहला पॉइंट क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का पहला मुख्य उद्देश्य होता है कि सिंचित कृषि प्रदेश का विकास किया जाए, अर्थात उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए मजबूत अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। पेयजल के लिए जलाशय का उपयोग हो, उदाहरण गोकुल बैराज। तो याद रखिएगा जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उससे पेयजल के लिए भी जो है स्रोत माना जाता है, उससे आसपास के शहरों को, कस्बों को पानी की सप्लाई भी होती है पीने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं विद्युत निर्माण। याद रखिएगा इसका महत्व क्या है, तो विद्युत निर्माण में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बहुत महत्व है, ठीक है। इसके अलावा इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए जब बहुत ज़्यादा पानी का नदी में फ्लो हो जाता है तो बांध के माध्यम से पानी के फ्लो को रोक लिया जाता है। तो बाढ़ को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और जब पानी की आवश्यकता होती है तो हम धीरे धीरे बांध को खोलते हैं और पानी जाता है, ठीक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता, जब पानी की उपलब्धता, जब पानी सूखा पड़ जाए
पानी की उपलब्धता हो, तब उसके लिए क्या होता है कि उस बांध के पानी को छोड़ा जाता है, जिससे सूखा वाले प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की जा सके। जैसे बुंदेलखंड में आप देख सकते हैं, ऐसे माता टीला बांध, ऐसे बहुत सारे बांध है, परीक्षा बांध है, वहां पर राजघाट बांध है, जिससे जो है सिंचाई के लिए वहां पे सुविधाएं की गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही सब इसके महत्व हैं। और आप याद रखिएगा, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजना, अर्थात इसके एक से अधिक उद्देश्य हैं और उन्हीं उद्देश्यों को हमें महत्व के रूप में या हमें विशेषताओं के रूप में लिखना होता है। और जब भी आप आंसर लिखिएगा तो आंसर को बिल्कुल पॉइंट में लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। इसके अलावा व्यावसायिक कृषि के लिए सहायक, क्योंकि जल और विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होती है तो इससे व्यावसायिक कृषि भी की जा सकती है। याद रखना, जैसे बागवानी कृषि, क्योंकि सिंचाई की सुविधा अच्छी हो जाती है। जल असंतुलन को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे पूर्वी नहर। याद रखिएगा, कुछ क्षेत्रों में जल असंतुलन होता है, कहीं पे जल ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है, तो जहां कम होता है वहां पे सप्लाई कर सकते हैं, बांध के पानी को वहां हम पहुंचा सकते हैं। बस जरूरत है इच्छा शक्ति की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। निष्कर्ष की बात किया जाए तो आवश्यकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो विकास हुआ है वो अर्ध सूक्ष्म प्रदेश में करते हुए विकास को कल्याणकारी बनाया जा सकता है। परियोजनाओं को जो है हम लागू कर करके हम उसको जो है जनता तक पहुंचा सकते हैं, किसानों तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कई उद्देश्य होते हैं, तो याद रखिएगा 2-3 बातें इसमें हैं। अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तब भी आप यही लिख सकते हैं, महत्व पूछा जाए तब भी लिख सकते हैं, और विशेषता पूछा जाए तब भी लिखेंगे, आप यही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको केवल शब्दों का हेर फेर है, बाकी कंटेंट आपको वही डालना है जो मैंने आपको बताया है। तो इससे कई उद्देश्य होते हैं, कई जो है महत्व होता है, कई इसकी विशेषताएं होती है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो आप सारी बातों को लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन होंगे वो प्रभावशाली बनेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित विवरण दीजिए। याद रखिएगा, एक बहुउद्देशीय परियोजना होती है जो मैंने आपको बताया, एक लघु विद्युत परियोजनाएं भी होती हैं और लघु सिंचाई परियोजनाएं भी होती हैं। तो लघु सिंचाई परियोजनाएं, याद रखिएगा, हर जगह पे बड़े बड़े बांध नहीं बनाए जा सकते हैं, कहीं कहीं पे छोटी नदियां भी होती हैं, तो वहां पर लघु सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे जो है आसपास के लोगों को ज्यादा लाभ हो सके। तो यह लिखा है, उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंग सिंचाई पद्धतियां प्रचलित है। इन सबको हम क्या कहते हैं? लघु सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई कार्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से ही हो रहा है हमारे देश में। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से ही हम चीजों को और सरल तरीके से बना सकते हैं और आम किसानों तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं का महत्व जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आम जनता तक और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका जो है कवर होता है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ भूजल को अधिक से अधिक रिचार्ज करना, अर्थात भूजल के स्तर को बढ़ाना है। जब कभी आप देखिएगा, कभी अनुभव कीजिएगा, अगर किसी के गांव के आसपास तालाब होता है, तालाब में पानी अगर 12 महीने भरा होता है, देखिएगा उस पूरे गांव में जल स्तर ज्यादा होता है और वहां में जो नलकूप लगे होते हैं वो, या जो है आपका जो पंपी सेट लगे होते हैं, या जो है जो नल लगे होते हैं, उसमें पानी हमेशा आता है और हमेशा उसमें जो है पानी की जो है बढ़ोतरी ही होती है, कमी नहीं होती है। दूसरा, जिन क्षेत्रों में नहर जाती है तो आसपास क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहां पर ग्राउंड वाटर अपने आप क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है, भर जाता है, तो वहाँ ग्राउंड वाटर बहुत ऊपर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं तो भूजल स्तर क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दो फायदा इससे हुआ, एक तो हम सिंचाई तो कर ही रहे हैं, साथ में हम भूजल को भर रहे हैं, और जब भूजल भरा होगा तभी हम नलकूप से जो है पंपी सेट से पानी निकाल करके और उससे भी सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, जल द्वारा कृषि सिंचाई की सुविधा, हमारे यहाँ बहुत सारी जो है क्या कहते हैं, जो कृषि होती है वो सिंचाई पर ही निर्भर है, और जब तक हम जल की पूर्ति नहीं होगी सिंचाई नहीं हो सकती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लघु सिंचाई परियोजनाओं के उदाहरण अगर हम देते हैं तो पहला आपका है सपरार नहर परियोजना, या झांसी क्षेत्र में सिंचाई के लिए काम करती है। राजघाट परियोजना, याद रखिएगा, या झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों में सिंचाई करती है।
महादा बांध परियोजना ये हमीरपुर जिले में सिंचाई करती है। तो बुंदेलखंड में सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बस केवल एक कमी वहां जो सबसे बड़ी है वो कमी है कि वहां पर वर्षा जल ही पे निर्भर होती है। तो वर्षा जल पर निर्भर होने की वजह से क्या होता है कि पानी वहां पे कम हो जाता है, इसीलिए बांध तो बहुत अच्छे बने हैं, परियोजनाएं बहुत अच्छी बनी है, नहर बने हैं, लेकिन बस पानी की कमी की वजह से ये समस्या वहां ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा नलकूप और कुएं द्वारा सिंचाई अगर देखा जाए तो निजी लघु सिंचाई संसाधन लगभग 75% है। तो हमारे गांव में देखा होगा जो जो किसान होते हैं वो अपना निजी नलकूप जो है लगाए होते हैं, निजी जो है उनके कुएं होते हैं जिससे वो पानी निकाल करके सिंचाई करते हैं। तालाब द्वारा सिंचाई मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। तो बुंदेलखंड में देखिएगा पठारी क्षेत्र है, और जब पठारी क्षेत्र में तालाब बनाते हैं तो पानी नीचे रिसता नहीं है और पानी 12 महीने होता है। तो दक्षिण भारत में भी सिंचाई जो होती है वो तालाब से होती है। ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा जाता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में तालाब सिंचाई अधिक क्यों करते हैं, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र में है। तो नीचे की जमीन कठोर होती है तो पानी नीचे की ओर रिसता नहीं है, और पानी हमेशा जो है 12 महीना पानी उसमें भरा होता है, इसलिए सिंचाई के लिए पानी तालाब में उपलब्ध रहता है। जबकि उत्तर भारत में आप देखेंगे मई जो है मार्च के बाद जब अप्रैल और मई आता है तो देखिएगा गांव के बहुत सारे तालाब के पानी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। तो क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि नीचे की मिट्टी क्या है, मुलायम मिट्टी है, तो यहाँ पानी सूख जाता है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड में भी जो है तालाब सिंचाई को प्राथमिकता दी जाती है, वहां तालाब सिंचाई की जाती है। इसलिए सरकार जो है मनरेगा को सिंचाई से जोड़ा गया है और तालाब का सुंदरीकरण कराया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चली हैं। एक अमृत सरोवर योजना जो शुरू की गई है वो इसीलिए शुरू की गई है कि तालाबों का पुनर्निर्माण कराया जाए, और तालाब जब तक रहेंगे तो उससे कई फायदा है। स्थानीय लोगों को मछली उत्पादन कर सकते हैं, इसके अलावा आसपास जो गांव का क्षेत्र है और वहां पर जलस्तर ऊंचा रहेगा, पानी को स्टोर किया जा सकता है, पानी बर्बाद नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है तालाब से लाभ होते हैं। तो याद रखें सरकार का उद्देश्य है कि तालाब को और अच्छा बनाया जाए, गांव में जो तालाबों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराया जाए। ठीक है, इन परियोजनाओं में नदी से लिंक निकाल करके, नदी पर बांध बना करके, बैराज निर्माण करके सिंचाई की जाती है। तो बहुत सारी नदियों को आपस में जोड़ के भी सिंचाई होती है। ये सुना होगा केन बेतवा, तो केन बेतवा नदी को क्या किया गया है, लिंक कर दिया गया है और उससे कई नहरों का निर्माण किया गया है। तो अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, और केन बेतवा लिंक परियोजना से जो है बुंदेलखंड को क्या फायदा है, या लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को क्या फायदा है। तो यही सारे फायदा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो याद रखना, निशुल्क बोरिंग योजना, जो गांव के गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, तो सरकार उनको निशुल्क बोरिंग कराती है जिससे पंप सेट लगा सके, नलकूप लगा सके और वो अपनी सिंचाई कर सके। दूसरा, खेत में बोरिंग कराने की हेतु निशुल्क परियोजना है, लोग खेतों में बोरिंग कर सकते हैं। चेक डैम निर्माण योजना शुरू की गई है। सार्वजनिक जल संचयन और संरचनाओं का जीर्णोद्धार, याद रखना जो सार्वजनिक जल है, जैसे आप देखेंगे तालाब निर्माण किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि उससे पूरा गांव के लोगों को फायदा हो सके। अगर कोई सार्वजनिक तालाब होता है तो उससे कोई भी सिंचाई कर सकता है और कोई भी जो है वहां पर जो है उसके लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है, नदियों, नालों और पहाड़ी क्षेत्रों आदि के लिए जल संग्रह क्षेत्र के लिए चेक डैम होते हैं। तो जो पहाड़ों पे पानी तेजी से नीचे की ओर गिरता है तो उसके आसपास चेक डैम बना देते हैं। तो पहाड़ का सारा पानी कहाँ आ गया, तो आपके चेक डैम में आ गया, वहां से बाद में पानी सुरक्षित रहेगा और पानी को हम सिंचाई के लिए पूरे 12 महीना यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा चेक डैम का क्रियान्वयन, इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2012 में शुरू की गई थी। ये भी जो है योजना सरकार का प्रयास है, इससे भी काम हो रहा है, किसानों को लाभ हो रहा है। गहरे नलकूप के लिए योजना 2012 में शुरू की गई थी। सतह पर पंप सेट की योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में शुरू की गई थी। तो ऐसी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, लघु परियोजनाएं, इनके माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया गया है। अगर ये सिंचाई परियोजनाएं मजबूत नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश, हम भूमिका में लिख सकते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर नहीं होता, और कई फसलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जैसे गेहूं के उत्पादन में, चावल के एरिया के क्षेत्र में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्पादन में देखा जाए तो आलू के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ऐसे बहुत सी चीजें फसल हैं जिनमें हम नंबर 1 पर हैं, तो कहीं कहीं सिंचाई परियोजनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है,
और तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये भी सिंचाई परियोजनाओं से ही है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को समझाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अभी मैंने क्या पढ़ा आप लोगों को बताया, पहला क्वेश्चन था बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दूसरा क्या था लघु परियोजनाएं, और तीसरा क्या है सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं क्या है, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है, जो बहुत छोटे स्तर पे काम कर रही हैं और छोटे स्तर पे जो छोटे किसान हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है, इसीलिए इस योजना को जानना जरूरी है। ठीक है, पहला क्या है, सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा जल के संतुलित उपयोग से जल संरक्षण पर बल दिया जाता है, जिससे मृदा का अवनयन भी नहीं होता, अर्थात मृदा नष्ट नहीं होती है और जल जमाव की समस्या से बचा जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं ये जानना है, कैसे हमारे किसानों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है उसकी में पहला आपका होता है स्प्रिंकल सिंचाई। इसमें याद रखिएगा जो है इसके तहत पाइप के माध्यम से जल दबाव क्रिया द्वारा वर्षा की बूंदों के तहत गिराया जाता है ताकि जल का समुचित उपयोग हो सके। ठीक है, अर्थात जो है इसमें छिड़काव सिंचाई एक तरह से करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो है उतना ही पानी की आवश्यकता, जितना पानी पौधों को चाहिए, फसल को चाहिए, उतना ही पानी उसको मिलता है, बाकी जो है क्या करते हैं पानी नष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एक तो हम इससे दो फायदा है, एक तो जो है फसल भी अच्छी होगी और दूसरा पानी की बर्बादी नहीं होगी। दूसरा है आपका ड्रिप सिंचाई परियोजना। मान लीजिए अगर ये पौधा यहाँ लगाया गया है, अलग अलग नालियों में पौधा लगाया गया है, तो याद रखिएगा वहां ड्रिप सिंचाई करते हैं तो जहां पे पौधे की जड़ है पानी वहीं गिरेगा, बाकी और जगह पानी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि दो फायदा हुआ, दो तीन फायदा हुआ। पहला पानी की बचत हो गई, दूसरा फायदा क्या होगा कि आसपास जब सिंचाई नहीं होगी तो खरपतवार नहीं होंगे, बात समझ में आया, और तीसरा पौधों का विकास होता रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई के लिए पौधों की जड़ों में जल की उपलब्धता कराते हैं, जिससे जो है क्या हो सके पानी की कम से कम बर्बादी हो सके और जो है वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। इसके अलावा एक होता है मटका सिंचाई होती है, मिट्टी के घड़ों को पौधों की जड़ सहित जमीन में दबा दिया जाता है। याद रखना ये गुजरात में बहुत ज्यादा होता है, गुजरात में जो लोग पेड़ लगाते हैं तब भी, और याद रखना पौधा लगाते हैं तब भी। तो जब पेड़ लगाते हैं, जिससे मान लिया हमने एक पेड़ ऐसे लगाया और पेड़ लगाने के बाद ये हमने गड्ढा खोदा और पेड़ ऐसे हमने लगा दिया, तो पेड़ के पास क्या करते हैं थोड़ा उससे दूर एक मटके को यहाँ पर लगा देते हैं और मटके में पानी भर देते हैं। अब मटके से पानी रिस रिस करके जड़ को मिलता रहता है और कई दिन तक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं बनती है। बस हम केवल जो है 10 दिन में 15 दिन में एक बार जाते हैं, मटके के ढक्कन को खोलते हैं और मटके में पानी डाल देते हैं, तो जितना पानी पौधों की जरूरत है उतना उसको मिलता रहता है और सिंचाई उससे होती है, पौधा बढ़ता है। तो ये परियोजना गुजरात की में देखा जाए तो गुजरात में, महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में मटका सिंचाई बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि आपको पता होगा इससे पानी की बचत होती है। तो जिन क्षेत्रों में पानी कम होता है उन लोगों को पानी का महत्व बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, इसलिए उसका महत्व हमारे यहाँ कम है। लोग देखा होगा नहाने जाते हैं तो जो है 10-12 बाल्टी से नहाते हैं, उनको लगता है कि आज ही गोरा होकर निकलना है। तो ये समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पानी की बर्बादी, क्योंकि पानी हमारे यहाँ उपलब्ध है इसलिए उसका महत्व नहीं होता है, और जीवन में जो चीज़ हमें उपलब्ध होता है उसका हमें महत्व जरा भी समझ में नहीं आता है। जब चीज़ें नहीं होती हैं तब उसका महत्व में समझ में आता है कि यार हमारे लिए कितना जरूरी है। अभी आपके घरों में, हमारे घरों में केवल कुछ नहीं, केवल 12 घंटा पानी ना आए, आप पानी के महत्व को समझ जाएंगे। बाल्टी लेकर के आप जो है दूर दूर जाकर पानी खोजना शुरू करेंगे, उनसे पूछेंगे कुछ पानी है, कुछ पानी। क्यों? क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं और रात में सोने तक आपको कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता होती है, चाहे हाथ धोने के लिए हो, चाहे वॉशरूम जाने के लिए हो, चाहे आप देखा होगा बर्तन साफ करने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, मुंह धोने के लिए, कुछ भी हो, कपड़ा साफ करने के लिए हो, हाथ पैर धोने के लिए हो, आप पानी से मुलाकात आपकी कम से कम 50 बार होती है। लेकिन वही पानी अगर ना हो तो क्या होगा? तो उसके महत्व को हम नहीं समझते, क्योंकि हमारे यहाँ पानी उपलब्ध है, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र है। लेकिन जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए ऐसी पद्धतियों का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि परंपरागत पद्धतियां हैं, सदियों से उनके पूर्वज इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आज भी हमें इसी की जरूरत है। क्योंकि पानी ही अगर नहीं होगा तो ना पेड़ पौधे होंगे, ना फसल होगी और ना मानव रहेगा। इसीलिए पानी की बचत बहुत जरूरी है, जो हमें सब लोगों को अपने करना चाहिए। हमें सरकार के जागरूकता का इंतजार नहीं करना चाहिए,
हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को ये समझाना चाहिए कि पानी का क्या महत्व है, और हमें खुद पहले समझना चाहिए कि पानी का महत्व क्या है। इसीलिए जो है याद रखिएगा, मटका सिंचाई को लेकर के दक्षिण भारत में इसका बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार में हो सकता है कुछ लोग जानते ही ना हो, लेकिन ये जो है ये सिंचाई पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है और जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे जो है छिद्र के द्वारा धीरे धीरे जल क्या होता है, पौधे को प्राप्त होता रहता है। तो आप कभी नेट पे सर्च करके देख भी सकते हैं कि जो है मटका सिंचाई कैसे की जाती है, तो आपको फोटो वहां पे दिखाई देगा, वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो आप जो है याद रखिएगा, इनका बड़ा महत्व है। कभी आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। कभी मान लीजिए कि आपको तरीका बताए, मान लीजिए आप कभी अपने घरों में पेड़ पौधे लगाए हों, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए हों, और आप कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हों, उन गमले में छोटे छोटे जो मटके आते हैं उनमें पानी भर के रख दीजिए, देखिए पौधे आपके कभी नहीं सूखेंगे। ये मैंने खुद इस्तेमाल किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को जब पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के लिए 20% अनुदान अर्थात सब्सिडी दी जाती है, और राज्य के सभी जिलों में ये लागू किया गया है, क्योंकि सभी जिलों में जो है इसकी आवश्यकता हमारे यहाँ है। इसके अलावा जो है कुल पहाड़ सिंचाई परियोजना क्या है, या राज्य के महोबा जिले में चलाई जा रही है, जिसमें अर्जुन जलाशय का प्रयोग कर स्प्रिंग सिंचाई परियोजना को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है आपका बुंदेलखंड में। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो याद रखना, मसगांव स्प्रिंगल परियोजना की सिंचाई परियोजना क्या है, इसके द्वारा हमीरपुर में, तो आप देखेंगे जितनी योजनाएं हैं सब अधिकांश सिंचाई की बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड में समस्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, मौदा बांध के जल का प्रयोग कर स्प्रिंग सिंचाई अवसंरचना को निर्माण किया जा रहा है। शहजाद स्प्रिंग सिंचाई परियोजना आप देख सकते हैं, ये भी यहीं पर है। तो इन सबका जो है क्या है, उपयोग किया जा रहा है, खास करके बुंदेलखंड, ललितपुर, ये सब जिलों में जिस सिंचाई योजनाओं को मजबूत बनाया जा सके और पानी की बचत की जा सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सूक्ष्म सिंचाई के लाभ क्या हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, मृदा और जल संरक्षण में सहायक होता है। इससे ज्यादा सिंचाई न होने से मृदा भी होती है हमारी ठीक रहती है, और हमारा जल संचय भी होता है। सिंचाई में ऊर्जा खपत कम होती है, ये भी एक होता है, हमारे यहाँ ऊर्जा खपत कम हो जाती है। लक्ष्यकृत पौधों को जल की प्राप्ति होती है, जिस पौधे को जल की प्राप्ति की जरूरत होती है बस वहीं पे पानी गिरता है जड़ के पास, बाकी और जो है जो क्या होता है, पानी की बचत होती है। इसके अलावा बात करते हैं तो खरपतवार की समस्या नहीं होती है, क्योंकि वहां पर पानी जब मिलेगा ही नहीं तो खरपतवार निकलेंगे ही नहीं। उर्वरकों का कुशलतम प्रयोग और दक्षता में सुधार होता है। पौधों में जल का समान वितरण होने से उत्पादकता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सबको समान पानी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है, इसको हमें अपने जीवन में भी उतारने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे की राह क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे की राह ये है कि आधारभूत संरचना का निर्माण समय पर, अगर हम पूरे प्रदेश में आधारभूत संरचना का ऐसे निर्माण कर दे जिस, तो हमारे यहाँ पानी की बचत काफी हो सकती है। निजी निवेश को आकर्षित करना चाहिए, इसे निजी निवेश को अगर आकर्षित करते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए विचार आते हैं, तो उससे भी जो है किसानों को लाभ हो सकता है और जल की बचत हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए, जो सिंचाई योजनाएं हैं उनको लटकाया ना जाए, उनको समय पर पूरा कर लिया जाए। कृषकों की जागरूकता में जो है वृद्धि करना, जो आपके किसान हैं उनको इसके प्रति जागरूक किया जाए, उनके लाभ को बताया जाए कि ड्रिप सिंचाई से क्या लाभ है, स्प्रिंकलर सिंचाई से क्या लाभ है, मटका सिंचाई से क्या लाभ है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, उनको ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी परंपराएं आई नहीं है, ना उनके पूर्वजों ने किया कभी। लेकिन जब हम उनको बताएंगे तो उसका जब वो प्रयोग करेंगे, उसका लाभ उनको दिखाई देगा, तब उनको लगेगा कि नहीं ये अच्छा है, तो वो प्रोत्साहित अपना भी होंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो याद रखिएगा, जागरूकता ऐसे ही होती है, हम किसी एक को प्रोत्साहित करते हैं, जागरूक करते हैं और जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही कर करके हम जो है इन पद्धति, सूक्ष्म जो सिंचाई पद्धति हो, इनको हम बढ़ा सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के जो है उप जिलाधिकारी बनते हैं और आप राजस्व विभाग में आपको रखा जाता है, तो सिंचाई के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। तो आप
वो लगेगा एग्जामिनर को कि नहीं, आपको जो है बेसिक पता है और आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे और बाद में हम निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो गलत होने का चांस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उस व्यवस्थित तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखेंगे नहीं, तो हमें याद नहीं होते हैं, हमें लिखने का आइडिया नहीं पता चलता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सिंचाई परियोजनाओं से है। तो आज जितने भी क्वेश्चन है मैं सिंचाई परियोजनाओं के अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों का वर्णन करते हुए इसकी पहुंच का मूल्यांकन कीजिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं और जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हमें उनका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या बताएंगे, आपको भूमिका बताएंगे, फिर कौन कौन से साधन हैं इनकी चर्चा करेंगे, फिर जो है हम उसका मूल्यांकन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब जरा भूमिका देखिएगा। उत्तर प्रदेश में विकसित सिंचाई तंत्र मौजूद है। प्रदेश के कुल बुआई क्षेत्र का लगभग 87% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पूरे अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर का लगभग 48%, लगभग 49% हो जाएगा। यहाँ मैदानी भी है, पठारी और तराई, बांगर और खादर मरुस्थलीय विविध प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ सिंचाई के साधनों के रूप में नलकूप है, नहर है, तालाब है, कुआं और सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग हमारे यहाँ हो रहा है। तो याद रखिएगा, हर तरह के हमारे यहाँ उपलब्धता है, हर तरह से जो सिंचाई हमारे यहाँ उपलब्ध है उनका महत्व हमारे यहाँ है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया, इसीलिए हमारे यहाँ अनाज उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी अगर देखा जाए तो नंबर 1 आपका है नहर प्रणाली। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो नहर का जाल है, राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो नहर परियोजनाओं का जो जाल है वो अपने आप में अनोखा है और विश्व में अगर देखा जाए तो ये बहुत अलग अनोखा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि नहर सिंचाई क्यों हो सकती है, क्योंकि हमारा क्षेत्र मैदानी है और मैदान में नहर बनाना आसान होता है। ठीक है, जैसा कि ऊपर वर्णित है कि इसमें 16% कुल सिंचाई का हिस्सा आता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, रामगंगा नहर, सरयू नहर, बेतवा नहर, केन नहर, धसान नहर इत्यादि के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो हमारे यहाँ जो सिंचाई परियोजना है उसमें शारदा सिंचाई परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है और इन जो सिंचाई परियोजनाओं को भी हम आंसर में लिखेंगे तो हमारा आंसर प्रभावशाली बनेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपका है नलकूप सिंचाई। तो नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लिखा है, और चूंकि ये निजी होती है तो याद रखिएगा इसकी विविधता भी बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा मैदानी है, इसलिए जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, जिसके द्वारा पंपिंग सेट, रिंग बोर इत्यादि के माध्यम से सिंचाई की जाती है। उदाहरण का देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सौर जल पंपों का प्रचलन शुरू हुआ है। सौर पंप लगाए जाते हैं, आप खेत में लगा दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा और पानी देने लगेगा। तो 3 इंच 4 इंच तक पानी देता है पंप। ठीक है, तो इससे सिंचाई होती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल भी है। धीरे धीरे ये पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में इसका विस्तार किया भी जा रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं, आपका जो है क्या है, तालाब सिंचाई है। तो बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, तालाब, क्योंकि वहां बारिश तो कम होती है तो लोग पानी स्टोर कहाँ करते हैं, तालाबों में, और तालाब में स्टोर करते हैं, बाद सिंचाई होती रहती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि बुंदेलखंड में ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पे समतल जमीन नहीं है, तो नहर बनाना आसान वहां नहीं है, इसलिए वहां लोग तालाब सिंचाई को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा अन्य साधन की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य साधनों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्प्रिंगल आप परियोजनाएं शामिल हैं। जैसे ललितपुर आपका महोबा क्षेत्र में तो जो छिड़काव सिंचाई है, मटका सिंचाई है, ये आपका सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है और इनके लिए भी हमारे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। अब मूल्यांकन अगर किया जाए तो सिंचाई, सारे आंसर क्या है, पॉइंट में लिखे गए हैं। तो मूल्यांकन अगर करेंगे तो सिंचाई साधनों का पर्याप्त असमानता है, व्याप्त है, जिसके सूखे और बाढ़ की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हमारे यहाँ सिंचाई के साधन तो हैं, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर तरह सिंचाई परियोजनाओं का आपको उपलब्धता मिलेगी, लेकिन वही बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में कम मिलेगी। तो असमानता हमारे यहाँ है, जिसको हमें दूर करने की जरूरत है। भूजल उपयोग का अत्यधिक दोहन, याद रखना, जब नलकूप सिंचाई होती है तो भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। जहां पानी की आवश्यकता नहीं होती है उसमें भी हम पानी का इस्तेमाल कर देते हैं।
इसके अलावा बात करते हैं तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में जल का सही से प्रबंधन नहीं जो है करने के कारण बाढ़ की समस्या होती है, जैसे गंडक राप्ती नदियां। तो तराई क्षेत्र में नदियां पुनः जब निकलती हैं भाबर के मैदान से, तो याद रखिएगा वहां पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो नदियां कई जब शाखाओं में निकलती हैं वहां पर, तो दलदल का विकास वहां बहुत ज्यादा है, जल भराव की समस्या देखी जाती है। इसलिए आप देखा होगा कि तराई क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में जल भराव ज्यादा होता है। तो ये समस्या वहां पर है, जिसको दूर करने की जरूरत है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। हमने अभी बताया कि हमारे यहाँ छिड़काव सिंचाई, स्प्रिंकल और मटका सिंचाई पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया जाता है। किसान जागरूक नहीं है, जिनको जागरूक करने की जरूरत है। ठीक है। हरित क्रांति से अप्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली अविकसित है। जहां पर हरित क्रांति आई थी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहां सिंचाई के पर्याप्त साधन है। मैंने अभी बताया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जहां पर हरित क्रांति नहीं आई थी, जैसे बुंदेलखंड, विंध्य और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहां सिंचाई के पर्याप्त साधन अभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अपने गांव में भी पूछिएगा, आप खुद पता होगा, हो सकता है आपका भी खेत हो, कहीं अगर दूर दराज है तो वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी उत्तर प्रदेश में हुआ है कि नहर बगल से गई है, लेकिन नहर पानी नहीं किसान को मिल रहा है। खास करके रायबरेली और आपका जो है अमेठी के क्षेत्र में समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। आवश्यकता है कि सिंचाई से संबंधित क्षेत्रीय असमानता को कम करते हुए बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली को अगर हम विकसित कर देते हैं, तो हम कहीं न कहीं इससे हमें लाभ मिल सकता है। इसको हमें करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में सिंचाई से नहर सिंचाई। तो लिखा है उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग से अलग पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। अर्थात उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई अगर देखा जाए, परियोजनाओं का कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनका हमें उदाहरण देना है। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इनको याद रखना। और नहर सिंचाई हमारे यहाँ ज्यादा होती है, तो नहर सिंचाई क्यों होती है ये भी बताना हमें है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारा मैदानी क्षेत्र है, इसलिए नहर सिंचाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कौन कौन सी नहर है? पहला आपका है शारदा नहर है। तो मैप बना करके शारदा नहर को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसे अगर हम उत्तर प्रदेश का अगर एक मैप बना देते हैं ऐसे, तो उत्तर प्रदेश का मैप बना करके हम इन क्षेत्रों को दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर नहर सिंचाई है। जैसे आपका ये आपका पूरा पूर्वी नहर सिंचाई परियोजना का क्षेत्र है, ये पूरा आपका शारदा नहर परियोजना का क्षेत्र है, ये गंडक नदी परियोजना का क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ आपको बुंदेलखंड में भी कई नहर परियोजनाएं हैं, तो याद रखना। इसके अलावा रामगंगा परियोजना यहाँ पर है नहर सिंचाई। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजनाओं को एक मैप बना करके हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। तो याद रखना, जो शारदा नहर है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, भारत इसका निर्माण कब हुआ था? 1928 में शुरू हुआ था। इससे कौन कौन से जिले लाभ पाते हैं? तो पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ तक ये जो है ये परियोजनाओं का लाभ मिलता है। ये योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश तक गई है। ठीक है, दूसरा आपका है गंडक परियोजना की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इससे याद रखना गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर ये जिले जो है क्या होते हैं, इससे लाभ मिलता है। रामगंगा अगर नहर देखा जाए तो इससे बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलता है, उससे यहाँ की सिंचाई होती है। पूर्वी यमुना नहर बात करते हैं, या प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। पानी का स्रोत क्या है? हथनी कुंड बैराज है। और इससे जो जिले होते हैं सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद आदि जिले इससे लाभ पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपका रिहंद परियोजना, ये 1962 में शुरू की गई थी। इससे सोनभद्र और मिर्जापुर में सिंचाई होती है। ठीक है, और जो आपका राजघाट बांध परियोजना है, ये बेतवा नदी पर ललितपुर में बनाया गया है। इस परियोजना से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इससे जल विद्युत उत्पादन भी हो रहा है और यहाँ से नहर सिंचाई निकाली जा रही है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो आपका ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा आदि जिलों में सिंचाई की सुविधा यहाँ पर की गई है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो परियोजना का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से नदियों को जोड़ करके वहां पर कई नहरों की ब्रांच बनाई गई हैं, जिससे बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा इन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं काफी अच्छी हो रही हैं। ठीक है, हम निष्कर्ष देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई परियोजनाएं विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिनका उत्तर प्रदेश को एक कृषि संपन्न बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे यहाँ जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण जो है वो सिंचाई परियोजनाओं का मजबूत होना है। लेकिन फिर भी सिंचाई परियोजनाएं अभी अपर्याप्त हैं हमारे यहाँ।
बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं अच्छी नहीं हैं, विविधता नहीं है उनमें, हर तरह की जो है नहीं हो पाया है, विकल्प नहीं है। तो इसीलिए हमें जो है उनकी करने की ज़रूरत है, और जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं उनको सतत बनाए रखने की ज़रूरत है। उनमें अगर कहीं कुछ खराबी आ जाए तो उनकी समीक्षा हो, उनका जो है अच्छे से किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। तो जो परियोजनाएं पुरानी हैं उनकी मरम्मत होती रहे, उनकी समीक्षा होती रहे, नए नए विकल्पों की हमेशा तलाश होती रहे। जैसे सौर पंप एक नया विकल्प हमारे लिए है। इसे किसानों को हमें सब्सिडी दे करके, जागरूक करके वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। इससे विद्युत उत्पादन में जो है, विद्युत की खपत में कमी आएगी और सौर ऊर्जा पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारे विकल्प हैं, हमें इनको जानना है। तो उत्तर प्रदेश से सिंचाई से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 6 पेपर में, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, कमेंट करके उसका हम जवाब देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।